जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंट शुमा विशान, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साहल और नौशरवा हुमा। तो उनको हम करते हैं वेलकम अपने शो में। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और नौशरवा आज हमारे साथ है। नौशरवा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सही प्रोनाउंस कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको भी वेलकम करूंगी अपने शो में। आज पहली दफा आप हमारे साथ हैं और हमें बड़ी खुशी हुई। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने पहली दफा ये नाम सुना है तो मैं हमेशा जब भी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बिल्कुल एक यूनिक सा नाम होता है, पहली दफा सुना होता है, तो मैं मतलब पूछ लेती हूँ। तो आपके नाम के मतलब क्या है? जी, अक्सर लोग ये पूछते हैं मेरे से, और मतलब मुझे भी बहुत देर बाद ही इसका मतलब पता चला। और मजे की बात है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मतलब बताते हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं है एग्जैक्ट क्या इसका मतलब है। अच्छा। लेकिन एक आलिम थे, उन्होंने मुझे बताया था कि शेर का हमसाया, पर्शियन नाम है ये। और ये नौशरवान आदिल एक बादशाह हुआ करता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने में, तो उसका ये नाम था। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत प्यारा नाम है और बहुत अच्छा मतलब भी है इसके। ग्रेट। जैसा तो जी साहल, बिल्कुल। तो आज हमारा मतलब हमने कुछ सवाल जो हमारे पास आए हुए थे उनको हमने कवर करना था। बिल्कुल, पिछली दफ़ा हम कुछ सवालात पे बात कर रहे थे और कुछ सवालात के साथ-साथ हमने ये बात भी की थी कि सवाल की अहमियत क्या है, और दूसरा ये कि सवाल से क्या हासिल किया जा सकता है। तो हम्म एक चीज़ जो मुझे अभी भी, जब मैं सोच रहा था इन सवालात के बारे में, तो मेरे ज़हन में आ रही थी कि जब भी हम किसी से सवाल करते हैं तो अक्सर स्कूल वगैरह का तो कुछ मामला ही मुख्तलिफ होता है कि वहाँ तो सवाल इस बुनियाद पे किए जाते हैं कि सामने वाले को चेक किया जाए। लेकिन जब हम सवाल किसी से अपनी मुश्किल के लिए या अपनी उलझन को सुलझाने के लिए जब सवाल कर रहे होते हैं, तो अक्सर हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट वही जवाब मिले जिस तरह का हम चाह रहे हैं। हमें वो बहुत मुख्तसर सी कुछ बात पता चले जिससे हम जो सोच रहे हैं उसकी एक रीअफर्मेशन हो जाए। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सवाल जब किया जाता है तो उसके जवाब में इन सारी बातों के बजाय कुछ असूल आपको बताए जाते हैं, और मुझे लगता है कि सवाल का जवाब देने का एक तरीका ये है, और ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगता है कि अगर हम किसी मसले को भी समझना चाहते हैं तो हम असूल समझ लें, वो बुनियादी प्रिंसिपल जिस पे चीज़ बैठती है, उसको अगर हम समझ जाएँ तो सवाल का जवाब तलाश करना खुद हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, और ना सिर्फ उस वक़्ती तौर पे आने वाले उस सवाल के लिए आसानी हो जाती है, बल्कि आइंदा जो इस तरह के मसाइल, इससे जुड़े हुए मसाइल का सामना होता है, तो उनको समझने में भी आसानी हो जाती है। तो हम्म कोशिश पिछली दफ़ा भी यही थी, इस दफ़ा भी यही रहेगी इंशाअल्लाह कि हम ये जो सवाल किए गए हैं, इनकी रोशनी में कुछ उसूल तय कर सकें, और उसूल जो हमने पीछे गुज़रे हुए सेशंस में हमने जिन उसूलों की बात की है, उनको हम वापस से लाके उनको कहीं ऐसी जगह प्लेस कर सकें जहाँ से सुनने वालों को समझने में भी मज़ीद आसानी हो सके। ठीक? हम्म तो आज इंशाल्लाह करेंगे। पहला एक सवाल था जो कि मुझे याद नहीं कि ये कब आया था, लेकिन ये इस दौरान ही बीच में एक सवाल आया था। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कि माँ-बाप अपने बच्चों की तरबियत छोटी उम्र में सही ना करें और औलाद जब बड़ी हो जाए तो माँ-बाप की नाफ़रमान बन जाती है। तो क्या हम्म अब वो नाफ़रमान हो जाए तो वो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाते हैं? उनको दोबारा राह रास्त पे लाना पॉसिबल है या नहीं है? अगर है तो कैसे पॉसिबल है? हम्म और ये बहुत कॉमन सवाल है, और हम्म
ये वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे टीन एज में आ चुके हैं और अब उन पेरेंट्स को एक रियलाइजेशन है कि पीछे कुछ गड़बड़ हुई है, उस तरह से मामलात नहीं हो पाए जिस तरह से होने चाहिए थे। तो ये तकरीबन हर उस पेरेंट के जहन में सवाल आता है जिसके पास थोड़ा इल्म आता है, तो उसे चीज़ें वाज़ेह होती हैं और समझ में आता है कि चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए थी। और जब वो उस नए इल्म की रोशनी में, उस मुफीद इल्म की रोशनी में चीज़ों को देखते हैं, तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए थी, जिस तरह की तरबियत होनी चाहिए थी, उस तरह की तो नहीं हो पाई। तो सबसे पहली तो चीज़ इसमें यही है कि नाउम्मीद ना हो कि अगर अब कुछ हो गया है, कुछ बिगड़ गया है बज़ाहिर, और आपको लगता है कि उस मेयार की तरबियत नहीं हो पाई है जिस मेयार की होनी चाहिए थी, तो ये सवाल आना और ये फ़िक्र आना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस फ़िक्र के नतीजे में नाउम्मीदी ना आए। सही। और अपने आप को नाउम्मीदी से निकालने का जो बेहतरीन तरीक़ेकार होगा वो यही होगा कि आप वो जो अल्टीमेट सोर्स है जहाँ से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आप वहाँ रुजू करें। मतलब आप दुआ को अपना वाक़ईतन हथियार बना लें। आप दुआ के ज़रिए जो है मतलब आपकी दुआ इस तरह की हो जाए कि आप उसमें वो जो सारा कुछ हो चुका है, जो कि आपको लगता है कि अब अंडू नहीं हो सकता, आप उसे अंडू करवा लें, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है ना। तो दुआ सबसे पहली और आखिरी चीज़ है कि एग्जैक्टली। इस दुआ के ज़रिए ये काम हो सकता है। और फिर बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यानी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ कमी रह गई है। तो वो आप पहचानें कि वो कमी क्या रह गई है। और ये जो सवाल ज़हन में आया है, ये ज़ाहिर-सी बात है, अब आपने कुछ चीज़ें पहचानी है, आपको कुछ चीज़ों का इल्म हुआ है, तभी ये सवाल ज़हन में आया है। तो अब आप बहुत आसानी से कंपैरिज़न कर सकते हैं कि वो क्या कमियाँ थीं, वो क्या चीज़ें थी जिनकी वज़ह से नहीं हो पाया मामला इस तरह का, और उन्हें किस तरीके से बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है, और आप उसके बाद भी आपकी निगाह जो होती है, आपका जो पूरा का पूरा कंपेल करने का या फिर चीज़ें तब्दील करने की जो डायरेक्शन होती है, वो अगर दूसरों की तरफ ही रहती है, तो फिर मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं होगा इस रियलाइज़ेशन का। सही। इट्स मीन कि मतलब हमें, अगर हम कोई चीज़ रियलाइज़ कर जाते हैं कि हमसे कोई गलती हो चुकी है, कहीं तरबियत में, किसी चीज़ में, तो फिर हमें पहले अपने आप को थोड़ा कुछ मोल्ड करने का, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय इसके कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं, अभी भी बच्चों का ही हमने इम्तिहान लेना है कि वो कितना हमारे हिसाब से चलते हैं। हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है पहले। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि पेरेंटिंग का उसूल है कि अगर अच्छी पेरेंटिंग होनी है, तो फिर आपको सबसे पहले अपने आप को इसलिए तैयार करना होगा कि आप एक रोल मॉडल बन सकें। और अगर आप इस रियलाइज़ेशन के बाद भी, सालों बाद भी इस चीज़ को नहीं समझ साहल आपका। सॉरी। जी, जी, जी। हाँ, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा कि आप अपने आप को रोल मॉडलिंग के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी भी अगर आप बच्चों का इम्तिहान लेने और बच्चों को तोड़-मोड़ के उन्हें सीधा करने के चक्कर में आए, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। मतलब आपने शुरू से ये कोशिश आपको करनी चाहिए वैसे तो, मतलब जब आपके बच्चे होते हैं, कि आप जितना हो सकता है उनसे एक फ्रैंक रिलेशनशिप आपका हो, आप उनसे, मतलब बच्चे आपसे इजीली बात कर सकते हो, आपके लिए कुछ मतलब ये ना हो कि अगर पेरेंट्स हैं तो हमें बहुत खौफ होना चाहिए उनका, हम कोई बात डिस्कस ना कर सकें। लेकिन जिस भी दौर में आप ये रियलाइज करते हैं, तो उस वक्त थोड़ा अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। ग्रेट, जबरदस्त सहाल। जी नौशर्मा। जी, बिल्कुल, सहल ने जी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई। सबसे पहली चीज़ यही है कि अल्लाह ताला से रुजू की जाए, नाउम्मीद ना हुआ जाए। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला से ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला जो हैं, हमसे रिज़ल्ट्स नहीं डिमांड करते। यानी हमसे जो यानी हम ये पेरेंटिंग की ज़िम्मेदारी है, वो सबसे पहले तो ये उसका एहसास हो कि ये हमारी अल्लाह ताला की तरफ से ज़िम्मेदारी है, हमसे अल्लाह ताला ने पूछना है। और अल्लाह ताला चाहते क्या हैं, वो सिर्फ़ चाहते हैं कि इखलास हो हमारे अंदर, और कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट हो, हमारी एफर्ट लगती रहे। रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इससे भी बहुत आपका मेंटली जो है वो सही तरह ओरिएंट हो जाता है बंदा।
और क्योंकि हमारी जो पूछ है अल्लाह ताला ने वो यही करनी है कि हमने सही तरीका इख्तियार किया कि नहीं, तो वो बस फिर दुआ की जाए और अपने ऊपर काम किया जाए और बिल्कुल नाउमीद ना हो जाए। बहुत सारी ऐसे हमारी मिसालें हैं उलमा की पास में जो बड़े इन लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ दे रिवर्टेड, वो वापस सही रास्ते पे आ गए। बेशक तरबियत सही ना हुई हो, हमारे पास कुरान में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें वालिदैन जो है ना वो बदतरीन जो है वो लोग थे और जो औलाद हैं वो क्या से क्या बन गए। तो वो जो है बस दुआ की जाए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। राइट, एग्जैक्टली। मतलब सबसे पहला पॉइंट यही है। और अच्छा, इस चीज के ऊपर भी एक अभी अपनी बड़ी अच्छी बात की नौशद शर्मा, कि मतलब इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा अपने आप को हल्कान करना। आप अगर कोई चीज, अगर आपने कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है, कोई परेशानी आपके सामने आ जाती है, तो फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल एक जो आता है ना, फिर वो ये होता है कि हाय हमने क्या कर दिया, ये हमसे क्या हो गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और इंसान अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है। वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक स्टेज ऐसा आता है कि चीजें बजाए कि जहां पे जितनी खराब थी उससे बहुत ज्यादा आपको और बदतरीन हालात की तरफ ले जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप जिस वक़्त ये रियलाइज़ करें, तो उस वक़्त बजाय इसके कि अपने आप को ब्लेम करने के, अपने से इर्द-गिर्द के किसी बंदे को ब्लेम करने के, बेहतर ये है कि अब आप कोशिश करें, लेकिन उसमें साथ में अल्लाह की मदद माँगे। तो आपको आधी तसल्ली तो उसी वक़्त हो जाएगी कि अल्लाह ताला मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही मामला करेंगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला के हाथ में खैर है। जी। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, मतलब कि जब आपको रियलाइज़ेशन हो गई तो वहीं से आपकी डायरेक्शन सही हो जानी चाहिए। बस फिर आप एक अच्छी नीयत के साथ अल्लाह से मदद मांगते हुए अपने करने के काम करते रहें। अब ये मौज़ू बहुत बड़ा भी है और ये बहुत कॉमन सवाल है। तो मेरे ख़्याल से ये जो अभी जो बात हुई है कि दुआ, फिर रोल मॉडलिंग, और उसके बाद ये जो कुछ करने के काम हैं, कुछ ऐसे काम जो कि अगर आप इस पे सोचें ना तो आपको लगे कि अब तो बहुत देर हो गई इन कामों के लिए। लेकिन ये काम कुछ ऐसे काम हैं जो कि जिस भी वक़्त पे किए जाएँ, तो वो जो बात नौशरवान भाई ने की ना कि आपके प्रोसेस की अहमियत है, आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोसेस की अहमियत है, तो वो उस प्रोसेस को आसान बना देंगे। तो एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने जो कर लिया है, उसको अनडू करने के लिए जो चीज़ें बुनियादी तौर पे हो सकती हैं, उन्हें करें। और ये इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जहाँ पे चीज़ें इस तरह होने लगती है ना कि माँ-बाप को अंदाज़ा हुआ बच्चों की टीनेज में आने के बाद कि भई अब तो सब मामला बिगड़ चुका है, तो वहाँ पे एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट सा रहता है हमेशा कि एक तरफ माँ-बाप एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक तरफ वो बच्चों को पकड़ रहे हैं कि भई तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, समझाना बहुत ज़्यादा, और इस तरह की मतलब एक रिलेशनशिप बहुत बुरे अंदाज में शक्ल पा चुका होता है। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि अब उन सारी चीज़ों को रोक के अब आप चंद चीज़ें इस्तेमाल करें कि आप अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देना शुरू करें। और ना सिर्फ ये बच्चों के साथ बल्कि स्पाउसेस एक दूसरे के साथ भी ये काम करना शुरू करें कि वो जो चीज़ें इतनी बिगड़ने की वजह से अब आपको रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं रहा। अब आप चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि आपको लगता है कि बस कोई ना कोई है जिसकी वजह से ये मसला हुआ है और ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। तो अब ज़रूरी है कि अब इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए। अगर हो गया तो हो गया। अब आप आगे बढ़ें, अनडू करें और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट का माहौल बनाए घर में। ऐसी रिस्पेक्ट जो किसी शर्त पे उसकी बुनियाद ना हो। हर सूरत में रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो और अनकंडीशनल लव हो। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए ना, वो अपने वालिदैन की तरफ से ये 3 चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। और जहाँ वो ये चीज़ें मिलना शुरू होती हैं ना, तो वो वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें लगता है कि वक़्त गुज़र गया, अब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कि माँ-बाप चाहे कुछ भी कर लें, बच्चों के लिए माँ-बाप के बच्चों के ज़हन में माँ-बाप के लिए एक जगह होती है जहाँ पे उन्होंने वो जगह भले वो खाली छोड़ी हुई हो, लेकिन वो इंतज़ार में होते हैं और वो वापसी अगर शुरू हो जाए ना, तो फिर वो उनके लिए जगह मौजूद होती है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें होंगी ना अनडू करने की, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और लव, ये चीज़ें वापसी मतलब ये चीज़ें बहुत बहुत काम आएँगी। और फिर वो जो बात अभी मैंने कही कि रिलेशनशिप पे काम करना शुरू करें। और ये जब आप अनकंडीशनल रिस्पेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे ना, तो आप रिलेशनशिप की एक सीढ़ी पे आ जाएँगे। अब वो जो रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म होने के वर्ज पे था, बिल्कुल ऐसा था कि अब आप उसके बारे में बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे। तो अब आप
उसको कुछ उसकी मेंडिंग शुरू हो जाएगी, उसका कुछ उसकी कुछ मरम्मत शुरू हो जाएगी। तो उसका एक तो पहला स्टेप तो स्टेज यही है कि अनकंडीशनल रिस्पेक्ट। उसके बाद एक ये भी है कि उन पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना शुरू करें जो कि बात पे सामने आते हैं। मसलन पढ़ाई, ये अक्सर होता है घरों में कि तुमने अभी तक पढ़ा नहीं, तुम्हारे टेस्ट में इतने मार्क्स आए, ये हुआ वो हुआ, स्कूल की चीज़ें, फिर तुम इतनी देर तक क्यों सोते हो, पूरा दिन मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, इस तरह की चीज़ें, ये बहुत कॉमन पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं खासतौर पे पेरेंट और टीनेजर्स के दरमियान। तो इनको अवॉइड करना, जो कि मतलब कहने के लिहाज से आसान है लेकिन थोड़ा एक स्ट्रगल भी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें तो बहुत ज़रूरी है कि उन पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा साइड में करें और रिस्पेक्ट करना शुरू करें और सुनना शुरू करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये एक अभी आपने ब्लेम की बात की थी, ये भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे माशरे में कि जब भी पेरेंटिंग की बात आ रही होती है ना, तो एक दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। मतलब ये एक जो चीज स्पेशली मतलब माओं की तरफ से ज्यादा शिकायत आती है कि अगर कोई बच्चा इन केस मतलब किसी भी चीज में अगर उसकी पढ़ाई सही ना चल रही हो, उसका कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो एक चीज फौरन से सुनने को मिलती है स्पेशली माओं को कि तुम देखो तुमने तरबियत ही सही नहीं की। तो ये, और अगर कभी मतलब किसी जगह पे जाके पेरेंट्स में से अगर नॉर्मली ज्यादा मतलब माओं को इन चीजों की जरा ज्यादा फिक्र होती है, तो अगर वो रियलाइज अपनी किसी गलती को करके उसका एतराफ कर लें, तो वो उनका बकायदा जुर्म बन जाता है। मतलब उस चीज को इतना ज्यादा ना सब लोग बैठ के फिर तनकीद करते हैं और ब्लेम करते हैं कि देखो तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया है, बजाय इसके कि कोई सोल्यूशन निकाला जाए। उस वक्त ये एक जो गेम है ना वो शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर तलहा और नौशरवा, आप दोनों क्या कहना चाहेंगे कि अगर इन केस कोई चीज बिगड़ गई है, तो उस वक्त फिर किस तरह का रोल होना चाहिए एज अ फैमिली? ये बहुत आसान होता है, ये हमारे पास तो मतलब हमारे कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान इंडिया में इस तरह से ये चीज़ जो आपने कही कि स्पाउस एक दूसरे का ख़ास तौर पे वाइफ को ब्लेम करना, मदर को ब्लेम करना, ये बहुत आसान काम होता है, जैसे कर लिया जाता है। तो इसमें पहली बात तो यही है कि ये तो बहुत लाइल्मी का मकाम है कि एक फादर की अगर वो ये कहता है कि भाई अपनी वाइफ को ये कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया है, तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि भाई पेरेंट तो दोनों हैं, तो ये सिर्फ उनकी वजह से कैसा हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका आपका बीच में रोल कुछ गायब था। तो फिलहाल अब जो हो गया है उसको छोड़ के कुछ इस तरह से वो जो पीछे मैंने बात बताई है कि वो करने की ज़रूरत है। अब उसके लिए ना एक सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक माँ को ये ख़्याल आ जाता है कि कुछ बहुत बिगड़ गया है और इससे सही होने की ज़रूरत है, वो उसके लिए कोशिशें करना चाहती है और उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, उसका शौहर ही उसके साथ नहीं खड़ा और वो इस बात को समझ ही नहीं रहा है। पहले लेवल पे तो यही नहीं समझ रहा कि चीज़ों को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। बहुत सी जगहों पे ये सिचुएशन पे आके चीज़ें रुकी हुई होती है कि सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। अगर समझ जाए तो वो से ये नहीं समझ पा रहा है कि चीज़ें किस तरीके से बेहतर होंगी और सेम पेज पे नहीं आ रहा है जहाँ से ये जर्नी शुरू हो सकती है, ये चीज़ें बेहतरी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों पेरेंट्स इस चीज़ को समझ जाएँ और दोनों पेरेंट वो काम करें, तो ये काम और ज़्यादा अच्छे अंदाज में होगा। बहुत सी जगहों पे आपने ये सुना होगा कि ख़वातीन ये कहती हैं अक्सर कि मैं तो चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन ये नहीं समझते हैं मतलब अपने हस्बैंड के बारे में। ये उल्टा, ये बल्कि ना सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, बल्कि ये जो मेरा किया गया काम है उसको उल्टा कर रहे हैं। मतलब मैं जहाँ पे एक रोल मॉडलिंग के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, तो वहाँ पे उल्टा ये उस रोल मॉडलिंग को ही बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। जी नौशरमा। जी, हाँ जी, इसमें अच्छा साहल ने भी जिक्र किया कि वालिदैन को दोनों को सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब ऐसा हो कि जो वालिदा हैं उनका वो एक तरीक़ाकार हो और जो है वालिद का दूसरा तरीक़ाकार हो और वो बच्चा भी कन्फ्यूज़ हो जाए क्या चीज़ मुझे मतलब इजाज़त है, किस चीज़ की नहीं है इजाज़त, वो आपस में ही अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। तो सबसे पहले यही है कि आपस में जो वालिदैन हैं वो बैठकर इस मसले को समझें, इसके बारे में डिस्कस करें, सेम पेज पर आएँ और सेम तरीके को यानी सेम पेज पर आएँ और उस तरीके से वो लेके चलें।
तो वरना यार वो जो बच्चे होते हैं वो तो यानी इसको यानी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि जी वो माँ की जो है वो शिकायत बाप को जाके लगा रहे हैं, बाप को शिकायत यानी उनको पता होता है ना कि माइंडसेट वाले हैं इनका, ये चीज इस चीज की इजाजत मैंने इनसे लेनी है, और यानी अब्बू को मैंने कहना है कि अम्मी को बोलने तो वो मुझे इजाजत दे देंगे, इस तरह से ना। तो उनके सामने बच्चों के सामने ये नहीं शो करना कि हम दोनों आपस में एग्री नहीं कर रहे ना, तो यानी दोनों के सामने you're supposed to be on the same team, ताकि ये बच्चे उनके बारे में क्लियर होके हमारे डूज एंड डोंट्स क्या हैं, हमारे अक़दार क्या हैं, हमारा है वो वैल्यूज क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपस में बैठ के अपना रिलेशनशिप बेहतर करें। और जिस तरह सर सलमान कहते हैं कि औलाद के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि उनके वालिदैन खुश नज़र आएं और खुश हों, अपने बच्चों से खुश हों, खुश नज़र आएं, ट्रस्ट करें उनके ऊपर। तो जब आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चों को ये क्या वो तरबियत करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। ये एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि जब अगर किसी एक स्पाउस को ऐसा लगता है कि कुछ बिगाड़ पैदा हो गया, वो दूसरे स्पाउस की वजह से हुआ और अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये जो शुरुआत में जो बात हुई है ना दुआ की और रिलेशनशिप की और रोल मॉडलिंग की, तो ये वहाँ पे भी बहुत काम आएंगे। आप अगर खामोशी से ये काम करते रहें तो आपको अपने स्पाउस को भी अपने साथ करने में, वो बात कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी होगी। कभी-कभी हम उस तरह से चीज़ों को भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते कि भाई ये चीज़ें इस तरह हो गई हैं, और हमारा खुद का रिलेशनशिप इतना वीक होता है कि अगर कोई वाइफ हस्बैंड को समझाना भी चाहे कि हमें ये करने की ज़रूरत है और ये काम नहीं करने की ज़रूरत है, तो वो बीच में दसों चीज़ें इतनी होती हैं जो कि पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनी हुई है, तो उनकी वजह से वो बात आगे बढ़ ही नहीं पाती है। वो बात उस तरीके से जा ही नहीं पाती है कि दोनों सेम पेज पे आ सकें। तो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम है ना, ये स्पाउसेस के साथ भी करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ जो नौशेबान भाई ने कही कि खुश रहे, एक दूसरे के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको सामने ना आने दें बच्चों के, कि आप को लगता है कि आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपकी पेरेंटिंग में, तो बच्चों की पेरेंटिंग में, तो आप बच्चों के सामने ही अपने शौहर के बारे में बातें कर रहे हैं कि भाई तुम मतलब तुम लोग तो ददियाल वालों पे गए और तुमने तो अपने अब्बा से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, इस तरह की चीज़ें। तो फिर वो तो मतलब फिर आप दोनों ही तरफ काम नहीं कर पा रहे ना, आप अपने स्पाउस के साथ को उस तरफ ला पा रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ें समझ सके, और फिर आप अपने बच्चों से भी एक उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक, तो और एक ये चीज़ भी कि अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम नहीं है कोई, तो आप अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करें कि वो जो सपोर्ट सिस्टम की कमी है वो कंपनसेट होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे की पसंदीदा इंसान हैं और अगर आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा बच्चे पे बनिस्बत दूसरे पेरेंट के। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जी जी सही। तो अच्छा, हमारे पास एक और भी एक सवाल था। जी 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 हाँ, बस मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैं एक दो चीज़ें बस इसमें ही ऐड करना चाह रहा था कि एक और काम करने की ये भी ज़रूरत है कि आप जो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, लव है, उसके साथ साथ बच्चों को सुनना भी शुरू करें, बच्चे को समझना शुरू करें कि भाई ये जो बच्चा ये जो चीज़ें कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, ये क्या चाहता है। क्योंकि अगर आप नोट करें तो ये बस सोचने की बात होती है, और आपको अपने टीन एज के पीरियड में जाने की ज़रूरत होती है कि आप इस दौर में किस तरह से सोचते थे। अगर आप इस तरह से ज़रा देखें चीज़ों को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी कि आपका बच्चा जो बात पे चढ़ जाता है, आपका बच्चा जो बात नहीं मानता है और हर बात पे उसका इस तरह का एक मनफी रद्द-ए-अमल होता है, तो वो चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप खुद उस शू में आ जाएँ तो चीज़ें बहुत समझने में आसानी होगी। फिर आपको अपने आप को बार-बार चेक करने की ज़रूरत है कि एक रोल मॉडलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन रोल मॉडलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको बार-बार चेक करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत गुस्से में रहते हैं, आप बहुत चिड़चिड़े हैं, आपका लहज़ा सही नहीं है, आप उलझन का बायस रहते हैं हमेशा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जिस तरह नौशेबान भाई ने बात की कि ये
इसमें प्रोसेस की अहमियत है, इस पूरे प्रोसेस पूरी चीज़ में। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और वाकई मतलब जिन लोगों को, जिन माँ बाप को स्पेशली परेशानी हो रही होगी कि अब तो अच्छा खासा वक्त निकल गया हमारा, तो अगर हम दोबारा से चीजें बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आज उनको बहुत अच्छी तरीके से आपकी तरफ से जो है ये गाइड मिली होगी। सही। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन था हम्म फोर्स करके पढ़ाने से मुताल्लिक कुछ इस तरह से था कि जहाँ तक मुझे सवाल याद आ रहा है कि अगर बच्चे को फोर्स किया जा रहा हो पढ़ने के लिए तो क्या किया जाए। तो अभी क्योंकि हम पेरेंट्स की ही बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स के ही पैराडाइम से हम ज़रा चीज़ों को समझ लें कि पेरेंट्स को क्या करने की ज़रूरत है। तो कुछ इसमें मेंटल स्टेप्स भी हैं, मतलब कि आपको कुछ चीज़ें समझने की भी ज़रूरत है कि भाई फोर्स करने के नुकसानात क्या है। और ये बहुत कॉमन मसला है कि हर जगह हम बच्चे को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला आता है यहाँ से जहाँ पे कंपटीशन होता है, जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चा पीछे रह जाएगा, जहाँ पे हमें लगता है कि अगर बच्चे ने ये काम नहीं किया तो भाई अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों पे फोर्स करने, या अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई पे फोर्स करने का नुकसान क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे को ना बहुत इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, बच्चे को पढ़ने में भी इंटरेस्ट होता है, बच्चे को किताबें अच्छी लगती है, बड़े क्या कर रहे हैं बच्चों को वो सब पसंद होता है। लेकिन जब आप चीज़ों को फोर्स करना शुरू कर देते हैं ना तो वो एक शौक ख़त्म होता जाता है हल्के हल्के। आप ये नोट करें कि जब छोटे होते हैं 4-5 साल के बच्चे होते हैं तो बच्चे कोशिश करते हैं कि अपने वालिदैन का हाथ बटाएं, उनकी हर मुमकिन कोशिश करें, जहाँ जहाँ उन्हें चीज़ें ऐसी लगती हैं कि वो उसमें आ सकते हैं तो फ़ौरन आके हाथ बटाते हैं। लेकिन यही बच्चे जब 17-18 साल के 16 साल के हो जाते हैं तो फिर हमें इनके पीछे भागना पड़ता है कि भाई ये कर दो, वही काम जो 4-5 साल की उम्र में वो बहुत शौक से करना चाहते थे। तो वो इस दौरान क्या ऐसा होता है कि वो इतने शौक से इतनी बेजारगी की तरफ चले जाते हैं कि वो पकड़ में भी नहीं आते। तो ये इसको एक लफ्ज़ में बोले तो ये फोर्स करना होता है, ये जो फोर्सिंग की वजह से सारे मामलात होते हैं। फोर्स करने की वजह से एक वक्त के साथ वो जो शौक होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का शौक ख़त्म करना है किसी में से तो आप फोर्स करना शुरू कर दें उसको। सही, बिल्कुल सही बात है। वैसे अगर देखा जाए तो ये मतलब सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी होता है कि अगर हम कोई एक चीज़ अपनी खुशी से करना चाह रहे हो और आगे से वही चीज़ हमारे ऊपर मतलब एक तरह से ना थोप दी जाए कि बस ये करना ही करना है, तो वो फिर हमें उकताहट होना शुरू हो जाती है उसमें। जो चीज़ बंदा एन्जॉय करके करता है, अपनी विल के तहत करता है, उसमें अलग ही एक मज़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर आप कोई इतनी अच्छी चीज़ है जो आप बहुत एन्जॉय करते हैं और वो अचानक से आपकी जॉब बन जाए और फिर आप एक अदद बॉस आप पे मुसल्लत हो जाए तो फिर उसके बाद वो चीज़ बेज़ारगी पैदा करना शुरू कर देती है। एग्ज़ैक्टली, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। जी नौशरवा, आप कहना चाहेंगे कुछ इस पे? जी, बिल्कुल। जिस तरह साहब ने कहा कि फोर्स करने से यानी इंटरेस्ट किल हो जाता है। जो यानी बच्चे जो हैं वो नेचुरल लर्नर्स होते हैं, ठीक है? वो उनको जब बचपन में हर चीज़ खुद करने की ख्वाहिश होती है, खाना खुद से खाना है, कपड़े खुद पहनने हैं, जूते लेसेस खुद बंद करने हैं, हालाँकि उनको आता नहीं होता लेकिन एक यानी इंटरेस्ट होता है हर चीज़ काम करने में ना। जो बड़े काम बड़े यानी कर रहे होते हैं, बच्चे कहते हैं मैंने भी वही करना है। लेकिन यानी और हर चीज़ को सीखने का उनके इतने सवालात होते हैं, हर चीज़ वो यानी बच्चे तो यानी सर खा जाते हैं सवाल पूछ-पूछ के। तो और क्या होता है कि जैसे ही वो आप उनको ऊपर फोर्स करना शुरू कर दें लर्निंग तो वो सवाल कम होते रहते हैं और खुद से शौक यानी मर जाता है पढ़ने में। तो बेसिकली होता ये है कि जिस तरह पहले जो वो काम कर रहे होते थे वो सीखने के लिए करते थे। लेकिन जब आप उसको फोर्स करेंगे तो उसका पर्पस जो है वो सीखने के बजाय यानी वो जिस तरह टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर उसके लिए वो यानी जो कंटेंट भी उनको दिया जा रहा है वो उसको समझने के बजाय वो सिर्फ यानी लूप होल्स सिस्टम में ढूंढ लेते हैं। बड़े तेज होते हैं बच्चे यानी टीचर्स को ट्रिक करने के लिए यानी अच्छे मार्क्स लेने के लिए बस वो उनका फोकस ये होगा कि कैसे मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लूं बस, क्योंकि वो तब उनकी इज्जत होती है वरना इनकी इज्जत नहीं होती। तो और मतलब कंपेयर किया जाता है बाकियों से, तो बस उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है अच्छे मार्क्स लेने। वो फिर टीचर के गुड बुक्स में किस तरह से आना है और वो सारा जहन उस जो है ना डायरेक्शन में काम करने लग जाता है।
तो वो इसी पॉइंट में मैं बस ऐड करना चाह रहा था कि वो इंटरेस्ट इटसेल्फ में लर्निंग में खत्म हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है दूसरी नेगेटिव चीजों में। राइट, और इसके जिम्मेदार भी बिल्कुल। डेफिनेटली मतलब मतलब जितने आप भी बड़े हैं वो होते हैं। जी जी साथ। जी, बिल्कुल बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि अ, वो जो बच्चा अपने हिसाब से लर्निंग कर रहा था, चीज़ें सीख रहा था, अब वो चाह रहे हैं कि अब उससे वो नताइज निकलें जो हम चाहते हैं। और हम जो बच्चा जो उससे रिजल्ट ड्राइव करता है, या बच्चा जो उस पूरे एक्सपीरियंस से सीखता है, वो हमारे लिए इतना मायने नहीं रख पाता ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हमें हमारी पेरेंट्स की, बड़ों की लगन बढ़ती जाती है, मार्क्स की, चीज़ों की, और अब वो बच्चों को फिर हम उसी लिहाज से पुश करना शुरू करते हैं, उसी लिहाज से फोर्स करना शुरू करते हैं, और फिर ये जो फोर्सिंग वाली चीज़ आती है, फिर वो उसकी वजह यही बन जाती है कि बस हम चाह रहे हैं कि वो काम करे जो वो पहले करता था, लेकिन अब हमारे लिहाज से करे, अब हमें जो उससे चीज़ें ड्राइव करनी है, अब वो उससे मिले हमें। तो फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फिर फोर्सिंग की, बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो एक और चीज़ जो बहुत अहम है इसमें कि आप जो चीज़ करवाना चाहते हैं बच्चे से, उसके लिए ना आप अपने आप को भी खुद थोड़ा तैयार करें कि आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे बच्चा वो चीज़ें होते हुए देख रहा हो। क्योंकि बच्चे जब चीज़ सीख रहे होते हैं छोटे, तो वो हर वो चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं जो कि इर्द-गिर्द मौजूद बड़े कर रहे हैं, और वो उस चीज़ को ट्राई करके उससे वो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं जो कि उनकी लर्निंग में कुछ ऐड करता है, ठीक? तो यहाँ पे भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम खुद भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। अगर हमें लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किताबें नहीं खोलता है, या वो दूसरा ये कि मतलब उसे हर चीज़ के लिए फ़ोर्स करना पड़ता है, तो आप थोड़ा-सा खुद भी अपने आप को झंझोड़ें, थोड़ा-सा खुद भी इस तरह का माहौल बनाएँ जहाँ पे आप भी किताब लेके बैठते हो। कभी उससे किताब, कोई इस तरह की किताब पढ़ी जा रही हो जो दोनों मिलके पढ़ रहे हों, कभी उससे शेयर कर रहे हों, और ये भी पहचानें कि वो किस तरह की चीज़ों में माहिर है, या किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, और फिर उसको उन एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ पे भी आइडेंटिफ़ाई करने में, एक्सप्लोर करने में मदद करें। हम फ़ोर्स करने की वजह से, हम 4-5 चीज़ें करवाने की वजह से वो 2-4 चीज़ें या वो 8-10 चीज़ें नज़रअंदाज कर जाते हैं जो बच्चा कर सकता है। और ये मैंने बहुत सालों तक बच्चों को पढ़ाया है मुख्तलिफ एजेस के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर वो बच्चा जो 2-3 सब्जेक्ट या फिर कुछ किसी 1-2 चीज़ों में अच्छा नहीं होता, स्टक होता है, तो वो 10-12 चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। लेकिन ज़ुल्म ये होता है कि वो 2-4 चीज़ों की वजह से जो है ना, वो बच्चा पूरा लेवल हो जाता है कि भई इससे तो कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। चलें जी, जबरदस्त, ग्रेट। साहल और नौशरवा, आज का भी बड़ी जबरदस्त डिस्कशन रही और बहुत अहम सवालात थे दोनों ही, कि फोर्सफुली जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके हवाले से कि उसके क्या नुकसानात होते हैं, और उसकी क्या मतलब ये कहा जा सकता है कि साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, और क्योंकि बच्चा पहले से पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, लेकिन हम अपना रवैया ऐसा रखते हैं कि बच्चों का दिल भर जाता है पढ़ाई से। तो ये आपने बड़े अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, और उसके साथ ही साथ जो हमारा जो पहला जो टॉपिक था, जो बड़ा जबरदस्त टॉपिक था, कि अगर बच्चे इन केस आपको लग रहा है कि आपके हाथों से निकल गए हैं, उनकी आप वैसी तरबियत नहीं कर पाए जैसे आप करना चाहते थे, या कुछ हो गया बीच में, तो अब क्या हो सकता है, तो उसकी भी आपने बड़े अच्छी तरीके से सोल्यूशन दे दिया है। थैंक यू सो मच साहल, नौशरवा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आज का भी जो डिस्कशन हुई है बहुत जबरदस्त रही। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि ये इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कुछ अहम बातें मतलब वहाँ पहुँच रही हैं जहाँ पे लोगों को वाक़ईतन बहुत ज़रूरत है इस चीज़ों को समझने की। तो जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच साहल। थैंक यू नौशरवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। You're welcome. थैंक यू। for the इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट topic. वीक मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। Thank you. इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।